व्यापार में तंगी, कर्जा, गुजारा नहीं चलना, शर्म आना, कौन से शब्द हैं जो सिर्फ मिडिल क्लास यानी मध्यम आय वर्ग के लोगों के बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं। हम लोग जो बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, जिनकी मासिक आय आप ये समझ लीजिए कि कुछ 10, 20, 25 हज़ार रुपये से लेकर करीब 2, ढाई, 3, 4, 5 लाख तक होती है। ये मध्यम वर्ग आय वाले लोग जो ही माने जाते हैं। हम जब भी कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उसके टैग की तरफ देखते हैं कि कितनी कीमत है। बाजार में सामान खरीदते हैं तो कई बार ये उसका मोल भाव करते हैं। ये पहचान है हमारी। और महीना ख़त्म होते होते अगर जॉब करते हैं तो जेब खाली होती है, घर का बजट बनाते बनाते दुखी हो जाते हैं। और ऐसे में कोई विपदा आ जाए, बिजनेस डाउन हो जाए या घर में कोई बीमारी आ जाए तो एक तूफान सा आ जाता है। जितने भी मिडिल क्लास लोग हैं यानी मिडिल क्लास इनकम वाले लोग हैं, ये सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। क्यों करते हैं? आप देखो, ना तो ये किसी से पैसे मांगते अच्छे लगते हैं। बहुत गरीब होगा तो अव्वल तो उसको किसी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे गाड़ी रुक जाए उसकी, नहीं तो उसके एम्प्लॉयर, उसके जानकार जिनके पास कुछ पैसे हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं। लेकिन ये बेचारा मिडिल क्लास अर्निंग वाला, मध्यम वर्गीय अर्निंग वाला, ये तो किसी के सामने रो भी नहीं सकता और हमेशा अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में पड़ा रह जाता है। इधर से कर्जा लिया, उधर से कर्जा लिया, यहाँ ब्याज भरा, वहाँ EMI भरी, सारा जीवन ऐसा ही निकल जाता है। और ऐसे वक्त पर कोई आपदा आ जाए, बाढ़ आ जाए, या जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोविड आया, उससे पहले कुछ नीतियाँ बदली जिस कारण से मध्यम आय वर्ग वाले लोगों को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा। रोज़ाना बढ़ते हुए दाम ये परेशान करते हैं, पूरा बजट लड़खड़ा जाता है और फिर लेना पड़ता है कर्जा। हम इस कर्जे के बारे में भी बात करेंगे। हम जो लोग व्यापार कर रहे हैं, आज उनके व्यापार में मंदी का दौर है तो क्यों है, उस पर भी बात करेंगे। जो लोग जॉब कर रहे हैं, आज उनकी क्या स्थिति है, उस पर भी बात करेंगे। जैसे अभी कोविड था, सारे व्यापार ठप हो गए, सारी मूवमेंट ठप होगी, घर में कैद होकर रहना पड़ा, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे वक्त में सबसे ज़्यादा किसने सहा? कभी सोचा है? हमने यानी मध्यम आय वर्ग ने, यानी मिडिल क्लास अर्निंग वाले लोगों ने। ये मिडिल क्लास अर्निंग वाले लोग, इनके साथ एक व्यथा है। कोई आपदा आ जाए, घर में बीमारी आ जाए, या अचानक कोई खर्चा आ जाए, शादी आ जाए, ऐसे वक्त में सारा बजट लड़खड़ा जाता है और कई बारी ऐसी नौबत आ जाती है कि खाने के लाले भी पड़ जाते हैं। लेकिन हाय बेचारा मिडिल आय वाला व्यक्ति, मध्यम आय वाला व्यक्ति, मिडिल क्लास, ना तो ये किसी को हाथ फैला सकता है, ना ही अपने खर्चों के लिए मना कर सकता है। देखो कैसी दुविधा है। अब होता क्या है कि कभी भी ऐसी कोई स्थिति आती है, ये अपनी इज्जत को ही बचाने में लगा रहता है। हम लोग, मैं भी मध्यम आय वर्ग से हूं, तो मैं अगर हम कहता हूं तो ये बात मेरे पे भी लागू होती है। कोई भी आपदा आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, कोई ज़रूरत आ जाए, कोई अचानक खर्चा आ जाए, हाथ ही नहीं फैला सकते किसी के आगे। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे? एक ये सबसे बड़ा हमारे साथ चलने वाला एक वाक्य है जो बहुत ज़्यादा हमारे रोज़ाना के यूज़ होने वाला, इस्तेमाल होने वाला वाक्य है कि लोग क्या कहेंगे। इज्जत को बचाते 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 उम्र निकल जाती है और लोगों का कर्जा, ब्याज, EMI भुगतते 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 भी उम्र निकल जाती है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस नहीं चल रहा। जो काम कर रहे हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस है, दुकान खोल कर बैठे हैं या कोई ऑफिस खोल कर बैठे हैं, ऐसा उस पर कंपटीशन हो गया है।
आज वो स्थिति नहीं है कि बहुत ज़्यादा व्यापार चल रहा हो। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में टारगेट पूरे करते करते दम निकल जाता है, फिर घर की ज़रूरतें, फिर परिवार पालना, बच्चों के स्कूलों की फीस, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने हैं। क्या होगा इससे? कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा लेना पड़ेगा तो कर्जा चुकाना भी है। अब आमदनी है 98 और खर्चा डाल लिया 1 रुपए का तो और कर्जा। जीवन की गाड़ी आज रुकी कल रुकी, यह से ही महसूस होता है। इस जीवन का अंत कर दें, कभी कभी ऐसा भी ख्याल आ जाता है लोगों में। मैं एक एक करके, जैसे व्यापार करने वाले लोग हैं, प्रोफेशनल हैं, जॉब करने वाले लोग हैं, या किसी और तरीके से पैसे कमाने वाले लोग हैं, मैं उन सब के बारे में आने वाली वीडियोस में बात करूंगा और कुछ ज्योतिषीय उपाय भी दूंगा और कुछ ज्योतिष से अलग भी अपनी कुछ राय रखूंगा। शायद उसमें से कोई चीज ऐसी हो जो आपके काम आ जाए और आपके जीवन की जो डगर है वो कुछ आसान हो जाए। इस वीडियो में मैं कुछ दुकानदारी पर बात करना चाहूंगा। दुकान पर सारा दिन बैठते हैं और ग्राहक नहीं आता। अब क्या करें, सामान भी इतना डाला हुआ है, इसमें से आधे से ज़्यादा सामान जो है वो उधारी पर आया हुआ है। जिनसे सामान आता है उनको भी समय पर पैसे देने हैं, इसलिए वो पेमेंट करने के लिए कुछ लोन लेने पड़े, उनकी EMI जा रही है, टैक्सेशन है, उसको भी देखना है, और जो सामान डाल रखा है उसे बेचना भी है। अब ऐसे में कोई दोस्त आकर बैठता है कि यार बिजनेस तो बहुत डाउन है, और लगते हैं हम कोसने, ऑनलाइन बिजनेस ने सारा व्यापार खा लिया। देखिए, समय के साथ बदलना पड़ेगा। जैसे आज से 10 साल 15 साल पहले व्यापार चलता था वैसा अब तो चलेगा नहीं। जैसे पहले बड़े बड़े मुनाफे पर काम होते थे अब नहीं होगा ऐसा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है, अगर ग्राहक बढ़ रहे हैं तो सामान बेचने वाले भी बढ़ रहे हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। अब अकड़ की दुकानदारी नहीं चलेगी, अब दुकानदारी हाथ जोड़ के चलेगी, क्योंकि जितनी ई-कॉमर्स इंडस्ट्री इस वक्त आई है, जो ऑनलाइन सामान बेच रही है, वो उनका सबसे बड़ा जो स्लोगन है, जो उनकी टैगलाइन है, चाहे वो लिखें, बताएं या ना बताएं, लेकिन ये है कि ग्राहक सर्वोपरि है। कई कंपनीज आपने देखा होगा, सामान आपको डिलीवर करते हैं, आपको सामान पसंद नहीं आया, आपने वहीं अपने घर से वापस कर दिया। कितनी अच्छी सर्विस है ये। कभी हम लोग ये हिसाब ही नहीं लगाते कि 100 में से कितने लोग वापस कर देंगे। लेकिन आपको जो सहूलियत मिल रही है घर बैठे सामान की, उसी सहूलियत से ग्राहक बढ़ रहा है। आपके घर सामान पहुंच रहा है और उस पर फ्रेट, शिपमेंट भी लग रही है, फिर भी पहुंच रहा है और आपसे सस्ता पहुंच रहा है। सोचने की बात है ना ये। अब इस बात का रोना कि काम नहीं है, ये लाइन खत्म हो गई है, सामान तो बिक रहा है, हर लोग ले रहे हैं, आप भी तो ले रहे हैं, सामान सभी बिक रहे हैं, लेकिन क्या है कि अब सामान देने वाले बदलते जा रहे हैं और वक्त के साथ हमको भी बदलना होगा। हम दुकानदारों को अपनी दुकानों को नए तरीके से चलाना होगा। जो सामान ऑनलाइन कंपनीज वाली बेच रही हैं और दिन ब दिन ऑनलाइन कंपनीज बढ़ती जा रही हैं, तो आप उनके सप्लायर बन जाओ ना। आप हाथी की पूंछ पकड़ लो ना, हाथी बनने की कोशिश मत करो। देखो, जिस लेवल पर हम हैं, मैं बात कर रहा हूं मिडिल इनकम ग्रुप की, मध्यम आय वर्ग की। मध्यम आय वर्ग वाले बहुत बड़े बड़े करोड़ों के प्रोजेक्ट्स नहीं ला सकते। जब नहीं ला सकते हैं तो इस बात को भी मानना पड़ेगा कि वक्त के साथ हमें बदलना है, हमने उसे बदलना है। अब ऐसे में क्या होता है, मैंने बहुत बारी सुना है कि हमें लगता है हमारे पे किसी ने कुछ कर दिया है। अब बहुत आसान है इस बात को टाल देने के लिए, भाई किसी ने कुछ कर दिया, और लगे हैं तांत्रिक और इधर सब जगह पर धक्के खाने, और फिर अच्छे लोग मिलते हैं तो बुरे भी मिलते हैं। अगर आपकी सहायता करने वाले मिलते हैं तो लूटने वाले भी मिलते हैं। दिन बर दिन आपका कर्जा बढ़ता जा रहा है। एक चिंता ये सता रही है कि इस कर्ज से कैसे छुटकारा पाएंगे।
जो ईएमआईज पे कर रहे हैं वो कैसे पे होंगी, जो ब्याज भर रहे हैं वो कहाँ से पूरा होगा और मूल कब वापस होगा। वो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। इन परेशानियों से निकलना है ना, तो क्यों ना बैठकर हम अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को हम एक ग्राहक की नज़र से देखें। आ जाइए अपनी दुकान से बाहर थोड़ी देर के लिए और निहारिए अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को निहारिए, उसकी तरफ देखिए कि आप अगर ग्राहक हो तो क्या इस दुकान पर जाओगे और क्यों जाओगे। एक डिफरेंशिएटर होना चाहिए हर व्यापार के अंदर। आप में एक खासियत होनी चाहिए और आपके पास एक इस बात का जवाब होना चाहिए कि मेरे पास ही क्यों, यानी ये ग्राहक मेरे पास ही क्यों आएगा, किसी और के पास क्यों नहीं जाएगा। क्या इसका जवाब कभी ढूंढते हो आप बैठकर? आप ढूंढिए ना इस बात का जवाब। आप में कोई खासियत होनी चाहिए, आपके व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके स्टाफ अच्छा होना चाहिए, आपकी दुकान बहुत अच्छी तरह से सेट हुई हुई होनी चाहिए, बहुत ही आकर्षक आपकी दुकान के बाहर बोर्ड लगा होना चाहिए। और अब वक्त ऐसा है कि आपको अपनी दुकान की मशहूरी के लिए कुछ खर्चा भी करना पड़ेगा। मानता हूं ये सब चीजें आपकी कॉस्ट में इंक्लूड होंगी और आपकी कमाई कम हो जाएगी। कमाई तो अब कम करनी ही पड़ेगी। कम कमाई में काम करोगे तो सेल बढ़ेगी, सेल बढ़ेगी तो आपके पास में कैश फ्लो बढ़ेगा, पैसे का आना जाना बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो ईएमआईज भी आराम से पे हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोटिस करी है ज़्यादातर व्यापारियों में, अब ईएमआई उन्होंने भरनी है, ब्याज भरना है, सेल हुई, मान लिया 10,000 की सेल होगी और 8,000 की ईएमआई है। आपने उस 10,000 की बिक्री में से 8,000 निकाले और ईएमआई भर दी। सब शांति से काम हो गया, बहुत बढ़िया, मेरी गाड़ी चल रही है, ईएमआई पे करी जा रही है। क्या कभी सोचा है कि वो आपकी कैपिटल उसको खत्म कर रहा है? आपके स्टॉक में से निकले हैं पैसे। स्टॉक ऐड होना चाहिए, आपके पास जो बेचने का सामान है वो बढ़ना चाहिए, वो कम नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ आप बहुत समझदार व्यापारी हो, लेकिन कुछ व्यापारी मेरे ऐसे भी सुन रहे होंगे जिन्होंने इस बात पे कभी गौर भी नहीं किया कि हम अपनी जो मूड़ी, जिसे हम कहते हैं कैपिटल है, वो इन कर्जों को भुगताने में निकाल देते हैं और एक दिन माथा पकड़ के बैठते हैं कि मेरा पैसा गया कहाँ। फिर कुछ व्यापारी लोग मिलकर आपस में एक प्रचलित नाम है कमेटी यानी वीसी, वो डाल लेते हैं और कुछ घाटे पर पैसा उठाकर अपना काम चला लेते हैं। देखिए, आपने पैसा लिया, पहले ही घाटा डाल दिया, फिर उस पैसे को आपने व्यापार में लगाया। मैं मानता हूँ व्यापार करने के लिए कर्ज की ज़रूरत होती है, मैं मानता हूँ कि इकट्ठा पैसा चाहिए होता है व्यापार करने के लिए और इसको लेने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए। सीमा से बाहर जाएंगे तो सब कुछ हाथ से निकल जाएगा और धीरे धीरे आपका स्टॉक कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी वैरायटी कम होनी शुरू हो जाएगी और आप यही सोचते रह जाओगे, ना जाने मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आते। एक चीज़ जो आप दुकान पर बेचा करते हो वो अगर कम हो गई और ग्राहक ने दूसरा घर देख लिया तो वो बाकी चीज़ें भी वहीं से ले लेगा। आजकल स्टोर्स बहुत आ रहे हैं, आप देखोगे जगह जगह पर आप स्टोर्स आ गए हैं जहाँ पर अनगिनत वैरायटी होती है और उनके रेट भी अच्छे होते हैं। अब ऐसे बड़े व्यापारी तो छोटे व्यापारियों को खा रहे हैं ना। तो जितना भी आप व्यापार करते रहे हो आज तक, कम से कम उसको तो संभाल लो। उसमें ही आप कुछ ऐसा करो कि आपको खुद का जवाब हो कि मुझ में ये खासियत है कि मेरे पास ग्राहक आते हैं। आप अगर घर पे सप्लाई करना चाहते हो अपने एरिया में, वो काम शुरू कर दो। ग्राहक को जितनी सुविधा मिलेगी उतना अच्छा है। देखिए, एक ग्राहक जब खुश होगा ना, वो एक को या दो को जरूर बताएगा, लेकिन अगर एक ग्राहक नाराज होगा ना तो वो 10 को बताएगा। बुराई बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए बुराई का चांस मत रखो। कभी कभी कसर खानी पड़ जाती है, खा लो। और कई बारी क्या होता है कि हम लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी, विद्वान ज्योतिषी हमारी कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तो वो हमें बताते हैं कि आप जो व्यापार कर रहे हो, आपके ग्रहों के हिसाब से वो व्यापार आपके लिए अच्छा है या बुरा है या ऐसा ही है, तो उसमें कुछ बदलाव कर लीजिए। कुछ लोगों के लिए कुंडली में ऐसा होता है कि अपने जन्म स्थान पे उनके लिए तरक्की नहीं होती, लेकिन कुंडली ये बताती है कि अगर वो विदेश का व्यापार करें या विदेश में बस जाएं, विदेश का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी देश को छोड़कर कहीं दूसरी कंट्री में चले जाओ। आप जो काम कर रहे हो
आप इंटरस्टेट काम शुरू कर दो ना। अगर ऐसी स्थिति आती है, कमाई आपकी बाहर से आनी शुरू हो जाए, या परचेज आप इंटरस्टेट कर लो दूर की जगह पर, मत छोड़ो अपना घर। कोई ना कोई अपना संबंध ऐसा बना लो जो आपका दूर से व्यापार हो जाए। फिर कुंडली में व्यापारियों के लिए, ट्रेडर्स के लिए बुध ग्रह अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अब ये तो है नहीं कि आपका बुध ग्रह कुंडली में अच्छा नहीं है तो आप व्यापार ही नहीं करोगे। इसके लिए उपाय हैं। जो भी ज्योतिषी आपको ये बताएंगे कि बुध ग्रह कमजोर है तो वो उसके उपाय भी बताएंगे, आप कर लीजिए। अपने ऊपर बदलाव भी करना बहुत ज़रूरी है। इस कर्जे को आप तभी उतार पाओगे जब आप अपनी कमाई बढ़ा लोगे। देखिए, मैं ये जानता हूं कि 60 से 70% व्यापारी आज दुखी हैं, परेशान हैं, तो वो अपने देनदारियों को लेकर हैं। ऐसे में मैं कुछ उन लोगों को भी अपनी सलाह देना चाहता हूं जिन्होंने कर्जे पर पैसा दिया हुआ है या जिन्होंने उधार माल किसी व्यापारी को दिया हुआ है। व्यापार के उतार चढ़ाव के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि व्यापारी आपको पैसा नहीं दे पा रहा है, आपको ब्याज नहीं दे पा रहा है। आप उससे बात कीजिए, इस चीज का आंकलन कीजिए कि क्या वो आज इस स्थिति में है कि आपका पैसा दे सके। अगर आपको ये लगता है कि वो इस स्थिति में नहीं है कि पैसा दे सके, मगर आपको इस बात का विश्वास है कि सामने वाला जिसको आपने पैसा दिया हुआ है वो एक ईमानदार व्यक्ति है और उसकी इच्छा है आपका पैसा वापस करने की, तो उसके व्यापार में, उसके बिजनेस में उसकी मदद कीजिए। आप अपने पांव पे उस दिन कुल्हाड़ी मार लेते हो जिस वक्त आप जगह जगह जाकर इस बात का रोना रोते हो कि उससे तो मैंने इतना पैसा लेना है पर वो दे ही नहीं रहा, कोई दिलवा नहीं सकता आपका पैसा। और अगर आप ये सोच लो कि लड़ झगड़ के किसी तरीके से आप पैसा ले लोगे तो कितने प्रतिशत लोग ले लेते हैं? 1 या 2%। जिस दिन उसकी इज्जत उतर गई उस दिन वो आपको पैसा दे पाएगा ना? दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि समाज में तो आपने बदनाम कर दिया उसे। अब उसका नाम तो खराब हो ही चुका है। इसलिए जगह जगह बंदे बंदे से बात करना कि उससे मैंने पैसा लेना है, उसकी बदनामी करना। आपके पास जो, देखो, आपने उसकी बदनामी करी तो उसको आगे से भी सामान मिलना बंद हो जाएगा। अब जब आगे से सामान मिलना बंद हो जाएगा तो वो व्यापार कहां से करेगा? जब वो व्यापार नहीं करेगा तो आपके पैसे कहां से देगा? पर आपकी तो आदत है ना कि आपने तो अपनी शान बखारनी है। 20 लोगों को जब तक नहीं बोल दोगे कि मैंने उससे इतना पैसा लेना है, तब तक किसी को पता ही नहीं लगेगा ना कि आप रईस हो। और फिर आपका पैसा नहीं मिलता, फिर आप कानून का सहारा लेते हो और पता नहीं क्या क्या करते हो और लंबी प्रक्रियाओं में चले जाते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां लोगों को ये लगा है, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, कि हमने जिसको सामान दिया था वो आज हमारे को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उसको ग्राहक दिलवाए, उसके व्यापार में मदद करी। मैं ये नहीं कहता कि जाके और पैसे पकड़ा दो, परंतु उससे साथ बैठ के आप इस बात को तो डिस्कस कर सकते हो कि भाई पैसे जो हैं, ये सामान नहीं तेरा बिक रहा या तेरी दुकानदारी नहीं चल रही, मुझे बता, हम तेरी कैसे मदद कर सकते हैं। आपके पास रसूख है, आप लोगों को जानते हो, आप उसके व्यापार में मदद कर दो ना। सेल करेगा और आपको पैसा ना दे तभी बेईमान हुआ ना। जब उसके पास है ही नहीं तो देगा कहां से? जिसके पास कुछ भी नहीं है उससे कहां से ले लोगे? आप जितने मर्जी बड़े जोर लगा लो। हाँ, अगर आप उसकी मदद करते हो, उसको खड़ा करने में सहायता करते हो, उसके व्यापार में, उसके सामान बिकवाने में अगर आप उसकी सहायता करते हो और उसकी बदनामी नहीं करते हो, और कोई कर भी रहा हो तो उसे रोको कि भाई ये काम मत करो। और यही बात मैं उनको कहता हूं जिन्होंने पैसा देना है। मान लिया आपका व्यापार नहीं है तो रोने की क्या जरूरत है, मेरा काम नहीं है। कोई आपका व्यापारी दोस्त, कोई आपके जानकार या आपका रिश्तेदार आकर आपका व्यापार बढ़ा देगा? नहीं बढ़ाएगा। पर आपने उसके सामने बोलना शुरू कर दिया, काम नहीं है जी, हमारे को तो गुजारा करना मुश्किल हो रहा है जी, मैंने इतना पैसा देना है जी। वो कुछ मदद नहीं कर सकता आपकी। कर सकता है तो सीधा मांग लो उससे कि भाई मैंने पैसा देना है बाजार का, मुझे इतने पैसे चाहिए। मना कर दे तो थैंक यू वेरी मच, दोबारा कभी जिंदगी में उससे पैसा मत मांगना। पर जगह जगह पर अपना ढिंढोरा पीटना अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। ये काम करोगे तो ग्रह भी कुछ नहीं करेंगे। कोई भी दुनिया का उपाय जादू नहीं करेगा आपके लिए। आप कोई भी नग पहन लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कितने अनुष्ठान कर लीजिए,
जब तक आपकी कमाई नहीं बढ़ेगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि सारे के सारे उपाय काम कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी अपनी हरकतें आपके किए हुए उपायों के ऊपर से पानी फेर देती हैं। इस बात का ध्यान रखिए। बहुत कुछ है कहने के लिए, आगे कहता रहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो में कुछ तो आप ऐसा ले ही लेंगे जो आपके काम आएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, मुझे हौसला मिल जाएगा। इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो ऐसा होगा कि मैं भी आगे और नए नए इश्यूज़ के ऊपर आपसे बात करता रहूँगा। और इसे फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि कोई भी अगर व्यक्ति आपका जानकार कहीं फंसा हुआ हो या वो ऐसी ही स्थिति से गुजर रहा हो तो उसका कुछ भला हो सके।